सोचिए समुद्र के किनारे एक ऐसा फॉरेस्ट जो खारे पानी में भी सरवाइव करता है, जिसकी जड़ें पानी के अंदर दिखाई देती हैं, जो मछलियों के लिए नर्सरी है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के लिए हैबिटेट, और साइक्लोन्स के सामने हमारी कोस्ट लाइन की नेचुरल शील्ड बनकर खड़ा रहता है। ये है मैंग्रोव्स, नेचर्स कोस्टल गार्डियंस। लेकिन चिंता की बात तो ये है कि डेवलपमेंट, एक्वाकल्चर, पोल्यूशन और एनक्रोचमेंट के कारण कई जगह मैंग्रोव्स हैबिटेट्स में काफ़ी प्रेशर है, और इसी वजह से मैंग्रोव रेस्टोरेशन एक इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू बन चुका है। सो मैंग्रोव्स आखिर होते क्या हैं, इसके बारे में जान लीजिए। मैंग्रोव्स ऐसे सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज एंड श्रब्स हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन्स के इंटरटाइडल जोन, यानी लैंड और सी के मिलन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ कंडीशंस आसान नहीं होती, बहुत हार्श होती हैं। पानी सैलाइन हो सकता है, सॉइल वाटरलॉग्ड और ऑक्सीजन पुअर हो सकती है, और टाइड्स के कारण कभी रूट्स पानी में सबमर्ज्ड होती हैं तो कभी एक्सपोज्ड। फिर भी मैंग्रोव्स सरवाइव करते हैं क्योंकि इनमें रिमार्केबल एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई मैंग्रोव स्पीसीज में निमेटोफोर्स, यानी ऊपर की ओर निकलने वाली ब्रीदिंग रूट्स होती हैं, जो ऑक्सीजन लेने में हेल्प करती हैं, और कुछ में प्रॉप रूट्स और विशेष सॉल्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म भी पाए जाते हैं। यानी मैंग्रोव अपने आप में प्लांट एडेप्टेशन की लिविंग लैब होती है। अब मैंग्रोव्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो सबसे पहला रोल है कोस्टल प्रोटेक्शन। मैंग्रोव रूट्स का डेंस नेटवर्क वेव्स की एनर्जी को रिड्यूस करने और सेडिमेंट्स को ट्रैप करने और शोर लाइन्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। इसलिए साइक्लोन्स, स्टॉर्म सर्जेस और कोस्टल इरोजन के कंटेक्स्ट में मैंग्रोव्स एक इंपॉर्टेंट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है। और दूसरा है बायोडाइवर्सिटी। मैंग्रोव इकोसिस्टम फिश, क्रैब्स, मोलस्क, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और अनेक बर्ड्स को फूड, शेल्टर और ब्रीडिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं। यंग फिशेस के लिए मैंग्रोव्स, क्रीक्स और सबमर्ज्ड रूट्स इंपॉर्टेंट नर्सरी हैबिटेट्स हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है लाइवलीहुड्स। कोस्टल कम्युनिटीज के लिए फिशरीज, हनी कलेक्शन और दूसरे इकोसिस्टम सर्विसेज मैंग्रोव से जुड़े हो सकते हैं। और चौथा, जो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्लू कार्बन। मैंग्रोव्स इकोसिस्टम्स कार्बन को वेजिटेशन के साथ साथ अपने वाटर लॉग्ड सेडिमेंट्स में भी स्टोर कर सकते हैं। इसलिए मैंग्रोव कंजर्वेशन सिर्फ बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटजी भी है। सो इंडिया में मैंग्रोव्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। सो भारत की लंबी कोस्ट लाइन और आईलैंड टेरिटरीज मैंग्रोव डाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पॉपुलर एग्जांपल है सुंदरबंस, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना डेल्टा का विशाल मैंग्रोव लैंडस्केप है। और इंडियन सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में स्थित हैं और रॉयल बंगाल टाइगर सहित अनेक स्पीसीज के लिए हैबिटेट के रूप में प्रसिद्ध हैं। ओडिशा का भितरकनिका भी एक इम्पॉर्टेंट मैंग्रोव इकोसिस्टम है, जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए जाना जाता है। गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी एक्सटेंसिव मैंग्रोव हैबिटेट्स मिलते हैं। इसलिए यूपीएससी के लिए मैंग्रोव्स को केवल एनवायरनमेंट से ही नहीं, बल्कि ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज और साथ में लाइवलीहुड सिक्योरिटी से भी जोड़कर पढ़ना जरूरी है। अगर करंट अफेयर्स का कनेक्शन देखा जाए, तो हाल ही की रिपोर्ट में वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में मैंग्रोव एरियाज पर एनक्रोचमेंट का मुद्दा सामने आया, और रिपोर्ट के अनुसार कुछ स्थानों पर मैंग्रोव फॉरेस्ट को हटाकर शैलो फिश पॉन्ड्स या फिर फिशरीज रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाए जाने की बात सामने आई। और वेस्ट बंगाल के एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ने मैंग्रोव रेस्टोरेशन और एनक्रोचमेंट एरियाज को रिक्लेम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। और ये डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता है कि कोस्टल इकोनॉमी और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के बीच बैलेंस बनाया जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए मैंग्रोव्स हटाना लॉन्ग टर्म में कोस्टल वल्नरेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी लॉस और साथ में लाइवलीहुड रिस्क को बढ़ा सकता है। इसलिए रेस्टोरेशन के साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत जरूरी हैं। सो मैंग्रोव्स के सामने क्या थ्रेट्स हैं, इस पे भी बात कर लेते हैं। मैंग्रोव्स को केवल पेड़ काटने से खतरा नहीं है। कोस्टल अर्बनाइजेशन, पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन बढ़ा सकते हैं। अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर एक्सपेंशन के कारण मैंग्रोव्स लैंड का कन्वर्जन हो सकता है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक्स और अनट्रीटेड सीवेज से पोल्यूशन बढ़ता है। इसके साथ क्लाइमेट चेंज से सी लेवल राइज, चेंजिंग सैलिनिटी और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मैंग्रोव इकोसिस्टम पर एडिशनल प्रेशर डाल सकते हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि मैंग्रोव रेस्टोरेशन का मतलब केवल सीडलिंग्स लगाना ही नहीं है।
अगर टाइडल फ्लो, सेडिमेंट्स कंडीशंस और सुटेबल स्पीसीज का ध्यान नहीं रखा गया तो प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो टेक्नोलॉजी मैंग्रोव्स को बचाने में कैसे मदद कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहला है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो सैटेलाइट इमेजरी से मैंग्रोव कवर में होने वाले चेंजेस को समय के साथ मैप किया जा सकता है। इससे डिग्रेडेशन, फ्रेगमेंटेशन और पॉसिबल एनक्रोचमेंट हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। दूसरा है ड्रोन बेस्ड मॉनिटरिंग। हाई रेजोल्यूशन ड्रोन इमेजरी छोटे क्षेत्रों में प्लांटेशन सर्वाइवल और हैबिटेट चेंजेस की डिटेल्ड मॉनिटरिंग में यूजफुल हो सकती है। और तीसरा पॉइंट है एआई एंड मशीन लर्निंग। एआई मॉडल सैटेलाइट इमेजेस को क्लासिफाई करके वेजिटेशन चेंज और वल्नरेबल जोन्स की आइडेंटिफिकेशन को फास्टर बना सकते हैं। और चौथा पॉइंट है फैसिनेटिंग टूल है एनवायरमेंटल डीएनए या फिर ईडीएनए। ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास के एनवायरमेंटल में डीएनए ट्रेसेस छोड़ते हैं। वाटर या फिर सेडिमेंट सैंपल्स के एनालिसिस से साइंटिस्ट बायोडाइवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, और बिना हर ऑर्गेनिज्म को फिजिकली पकड़ने के। यानी कंजर्वेशन अब केवल फील्ड नोटबुक तक ही सीमित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि सैटेलाइट, जीआईएस, एआई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सारे मिलकर इकोसिस्टम मॉनिटरिंग को अधिक पावरफुल बना रहे हैं। सो इसमें इंडिया क्या कर रही है उसके बारे में भी जान लें। तो इंडिया में मैंग्रोव कंजर्वेशन को कई पॉलिसी फ्रेमवर्क से सपोर्ट किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है मिस्टी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसका फोकस मैंग्रोव प्लांटेशन और रेस्टोरेशन के साथ कोस्टल सस्टेनेबिलिटी तथा लाइवलीहुड बेनिफिट्स पर है। इसके अलावा कोस्टल रेगुलेशन जोन फ्रेमवर्क, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, प्रोटेक्टेड एरियाज और स्टेट लेवल कंजर्वेशन एफर्ट्स भी मैंग्रोव हैबिटेट्स की प्रोटेक्शन में भूमिका निभाते हैं। लेकिन कंजर्वेशन तभी इफेक्टिव होगा जब लोकल कम्युनिटीज को स्टेक होल्डर बनाया जाए। फिशर फॉक और कोस्टल कम्युनिटीज का ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज मॉडर्न साइंटिफिक मॉनिटरिंग के साथ कंबाइन किया जा सकता है, और यही है कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। सो अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जीएस पेपर 1 में कोस्टल ज्योग्राफी, डेल्टास और कोस्टल इकोसिस्टम, और जीएस पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और साइंस और टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ड्रोन्स, एआई एंड ईडीएनए बेस्ड बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग। और ऐसे में डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट नहीं, बल्कि एक डेवलपमेंट विद इकोलॉजिकल रेजिलियंस। सो मेंस में क्वेश्चन आए कि डिस्कस द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया। तो आंसर में केवल डेफिनेशन और एग्जाम्पल ही मत लिखिए अकेले। कोस्टल प्रोटेक्शन, ब्लू कार्बन, बायोडाइवर्सिटी, लाइवलीहुड्स, करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंटीग्रेट भी करना है। तो अगली बार मैंग्रोव की टैंगल्ड रूट्स देखें तो उन्हें सिर्फ पेड़ की जड़ें ही मत समझिए। ये फिश नर्सरी भी है, कार्बन स्टोर भी है, बायोडाइवर्सिटी रिफ्यूज भी है और कोस्टल डिफेंस सिस्टम भी। सो कंक्रीट सी वॉल्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशन हो सकती हैं, लेकिन मैंग्रोव्स हमें दिखाते हैं कि कई बार नेचर इटसेल्फ प्रोवाइड्स पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसलिए मैंग्रोव्स को रेस्टोर करना सिर्फ फॉरेस्ट कंजर्वेशन ही नहीं, ये क्लाइमेट रेजिलियंस, डिसास्टर रिस्क रिडक्शन और कोस्टल कम्युनिटीज के भविष्य में इन्वेस्टमेंट भी है। सो याद रखिए, हेल्दी मैंग्रोव्स, रेजिलियंट कोस्ट। सो ऐसे ही साइंस, एनवायरमेंटल और करंट अफेयर्स के कंसेप्ट को समझने के लिए जुड़े रहिए काशिव एजुकेशन के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।